नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी, और ये कि कैसे इसकी कुछ खास तकनीकें हमारी व्यक्तिगत सफलता में मददगार हो सकती हैं। हमारे पास कुछ रिसर्च और नोट्स हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं कि कैसे कामयाब लोग कभी-कभी अनजाने में ही अपने सोचने, बोलने और काम करने के तरीकों को अपने लक्ष्यों के हिसाब से ढाल लेते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से उन 7 शक्तिशाली एनएलपी तकनीकों का सार समझें। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जैसा आपने कहा। ये तो दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर उसे बेहतर बनाने के प्रमाणित रास्ते हैं। अक्सर लगता है सफलता बस किस्मत है या हुनर, पर असल में सही मानसिक औजार इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। मतलब ये जानना कि हम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, है ना? तो चलिए पहली तकनीक से ही शुरू करते हैं। इसे कहते हैं मेंटल मॉडलिंग, यानी किसी फील्ड के जो माहिर लोग हैं उनसे सीखना। पर ये सिर्फ कॉपी करना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा गहरा है। मतलब मेंटल मॉडलिंग का मतलब है किसी सफल व्यक्ति के सिर्फ बाहरी कामों की नकल करना नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी जो रणनीतियां हैं, उनके विश्वास, मुश्किलों को वो कैसे देखते हैं, उस नजरिए को समझना और फिर अपनाना। अच्छा, ये एक तरह से उनके दिमाग के अंदर झांकने जैसा है कि भाई वो फैसले कैसे लेते हैं, प्रेशर में कैसे सोचते हैं, उनकी सफलता का असल ब्लूप्रिंट क्या है। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या करते हैं ये नहीं, बल्कि कैसे और क्यों करते हैं ये समझना है। तो इसे करने का तरीका क्या होगा? मान लीजिए कोई सेल्स में एक बेहतर होना चाहता है। हाँ, तो सबसे पहले तो उस फील्ड के किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो वाकई शानदार हो, मतलब आपका रोल मॉडल। फिर सिर्फ उनके नतीजों को मत देखिए, उनके प्रोसेस का अध्ययन कीजिए। वो क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, मीटिंग से पहले क्या तैयारी होती है उनकी, जब कोई डील अटक जाती है तो उनका रवैया कैसा होता है। उनकी भाषा पर गौर करें, क्या वो संभावनाओं की बात करते हैं या मुश्किलों की। और क्या सिर्फ उनकी बातें ही काफी हैं या कुछ और भी? नहीं, बातें ही नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एनर्जी का लेवल, ये भी बहुत कुछ बताता है। अक्सर सफल लोगों में एक खास तरह की प्रेजेंस होती है, आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो इन सभी चीजों को बारीकी से देखकर, समझकर और फिर धीरे धीरे अपनी सोच और व्यवहार में ढालने का अभ्यास करना, यही है मेंटल मॉडलिंग। जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया पब्लिक स्पीकर है, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि काश मैं भी ऐसे बोल पाता, बल्कि ये समझिए कि वो स्टेज पर जाने से पहले खुद को मेंटली कैसे तैयार करते हैं, ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए क्या सोचते हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया। कमाल है। ये तो मतलब सफलता के पैटर्न को डिकोड करने जैसा हुआ। अब मान लीजिए हमने मॉडल तो कर लिया, लेकिन जब जरूरत हो उस वक्त वो आत्मविश्वास या फोकस कैसे लाएं? यहीं पे शायद अगली तकनीक काम आती है, सक्सेस स्टेट्स को एंकर करना। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और शक्तिशाली है। एंकरिंग का मतलब है एक खास शारीरिक हाव भाव या ट्रिगर, जैसे चुटकी बजाना या शायद मुट्ठी भींचना, उसको एक शक्तिशाली पॉजिटिव भावना से जोड़ना, जैसे कि आत्मविश्वास या फोकस या शांति। हमारा दिमाग इस कनेक्शन को बनाना सीख सकता है। तो ये एक तरह का माइंड हैक हुआ। कैसे करते हैं इसे, मतलब प्रैक्टिकली? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, पहले किसी ऐसे पल को पूरी शिद्दत से याद करें जब आप एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे या कामयाब महसूस कर रहे थे। उस याद को बहुत सजीव बनाएं। क्या देखा था, क्या सुना था, कैसा महसूस हुआ था, उस एहसास को अपने अंदर बढ़ने दें। जब वो भावना एकदम पीक पे हो, अपने चरम पर, तो एक खास यूनिक शारीरिक एक्शन करें। मान लीजिए अपने अंगूठे और तर्जनी को जोर से दबाएं। यही आपका एंकर बन गया। इसे कुछ बार दोहराएं ताकि दिमाग उस एक्शन और उस भावना के बीच एक मजबूत लिंक बना ले। और फिर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? फिर जब भी आपको उस आत्मविश्वास या फोकस की जरूरत पड़े, जैसे किसी जरूरी मीटिंग से पहले या कोई मुश्किल काम शुरू करने से पहले, बस वही शारीरिक एक्शन यानी अपना एंकर कीजिए। इससे वो पॉजिटिव भावना तुरंत ट्रिगर हो जाएगी। आपने कई टॉप एथलीट्स को देखा होगा, मैच से पहले कुछ खास इशारे करते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा है। वो अक्सर उनके एंकर होते हैं जो उन्हें उनकी पीक परफॉर्मेंस स्टेट में ले जाते हैं।
अरे वाह, ये तो वाकई उपयोगी लग रहा है। मतलब रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए एक पर्सनल बूस्ट बटन जैसा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी तरक्की में बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अंदर के जो विश्वास हैं वो रुकावट बनते हैं। यहीं पर शायद तीसरी तकनीक यानी सीमित करने वाले विश्वासों को रीफ्रेम करना काम आती है। बिल्कुल सही पकड़ा। हमारे विश्वास ही तय करते हैं कि हम क्या मुमकिन मानते हैं और क्या नामुमकिन। और एनएलपी का एक बड़ा सिद्धांत ये है कि हमारे ज्यादातर विश्वास जो हैं वो सीखे हुए होते हैं। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो बस ऐसे विचार हैं जिन्हें हमने इतनी बार दोहराया है कि वो सच लगने लगे हैं। और अगर विचार बदले जा सकते हैं तो विश्वास भी बदले जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर किसी का विश्वास है, मान लीजिए मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, इसे कैसे रीफ्रेम करेंगे? क्या तरीका है? अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इस विश्वास को पहचानिए, उसे पकड़िए। फिर खुद से सवाल पूछिए, क्या ये हमेशा हर हालत में सच है? क्या कभी कोई ऐसा मौका आया जब मैंने ठीक ठाक बोला हो, भले ही कम लोगों के सामने? इस विश्वास के पीछे सबूत क्या है और क्या इसके खिलाफ कोई सबूत है? अक्सर हमें पता चलता है कि ये विश्वास पूरी तरह सच नहीं होते। मतलब उसको चैलेंज करना है पहले। हाँ, चैलेंज करना है और फिर उस विश्वास को चुनौती देने के बाद एक नया, ज्यादा ताकतवर विश्वास बनाइए। जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में लगातार बेहतर हो रहा हूँ, या मैं अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीख रहा हूँ। और सबसे जरूरी बात, इस नए विश्वास को सच साबित करने वाले सबूतों को एक्टिवली खोजना शुरू करें। हर छोटी सफलता को नोट करें। अच्छा। भाषा का इस्तेमाल भी यहाँ बहुत मायने रखता है। जैसे मुझे ये करना पड़ेगा की जगह मैं ये करना चुनता हूँ कहने से ही सोच में फर्क आ जाता है। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख रहा हूँ कि कैसे करूँ, ये संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। सही है। ये तो सोच के नजरिए को ही बदलने जैसा है। और भविष्य की सफलता की बात करें तो चौथी तकनीक है फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। ये क्या सिर्फ अच्छा सोचने जैसा है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यवस्थित और कह सकते हैं प्रभावी है। ये अपने दिमाग में सफलता का एक बहुत ही विस्तृत और सजीव, एक तरह का मानसिक रिहर्सल करने जैसा है। बात यह है कि हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो कल्पना और असलियत में ज्यादा भेद नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की बहुत स्पष्ट मल्टी सेंसरी कल्पना करते हैं। मल्टी सेंसरी मतलब? मल्टी सेंसरी मतलब जिसमें देखना, सुनना, महसूस करना सब शामिल हो। तो सिर्फ ये देखना नहीं कि आप सफल हो गए हैं, बल्कि ये भी महसूस करना कि तब कैसा लगेगा। वो आत्मविश्वास, वो खुशी, वो संतुष्टि, वहां क्या आवाजें होंगी, क्या माहौल होगा। कल्पना जितनी असली और डिटेल्ड होगी, उतना ही ज्यादा असरदार होगी। इसमें आप चुनौतियों पर काबू पाने और नए स्किल सीखने के पहलू भी शामिल करें ताकि ये यथार्थवादी लगे। और एक और जरूरी बात, इसे भविष्य काल में नहीं, वर्तमान काल में सोचें। मैं ये कर रहा हूँ, न कि मैं ये करूँगा। तो रोजाना कुछ मिनट ऐसा करने से क्या फायदा होगा? ऐसा नियमित रूप से करने से, मान लीजिए रोज 10-15 मिनट, आपका दिमाग अनजाने में ही उन मौकों को पहचानने लगता है और ऐसे फैसले लेने लगता है जो आपको उस कल्पित भविष्य की ओर ले जाएं। ये आपके दिमाग को लक्ष्य की ओर प्रोग्राम करने जैसा है, एक तरह से। दिमाग को प्रोग्राम करना, इंटरेस्टिंग। ये भाषा के इस्तेमाल से भी जुड़ा है ना, जो हमारी 5वीं तकनीक है, स्ट्रैटेजिक लैंग्वेज पैटर्न्स। हाँ बिल्कुल। देखिए, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, चाहे मन ही मन खुद से बात करते हुए या दूसरों से, वो हमारी दुनिया को गढ़ते हैं। सफल लोग अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो समस्याओं के बजाय समाधानों पर फोकस करती है, बंदिशों के बजाय संभावनाओं पर, और अतीत की गलतियों के बजाय भविष्य के मौकों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं, खासकर रोजमर्रा की बातचीत में कैसे इस्तेमाल करें? जरूर। जैसे अपनी अंदरूनी बातचीत में मैं ये नहीं कर सकता सोचने के बजाय सवाल पूछें, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या इसे करने के लिए मुझे क्या चाहिए। जब कोई मुश्किल आए तो ये एक बड़ी समस्या है कहने के बजाय पूछें, यहाँ सीखने का या आगे बढ़ने का क्या मौका है। अच्छा। दूसरों से बात करते हुए भी अगर ये प्लान काम किया तो कहने के बजाय कहें, जब हम ये प्लान लागू करेंगे,
ये पहले से ही सफलता मानकर चलने वाला नजरिया दिखाता है। और अगर किसी से सहमत ना हो तो तब कैसे बोलें? तब भी सीधे आप गलत हैं कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं समझती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और एक और नजरिया ये हो सकता है। ये तालमेल बनाए रखते हुए अपनी बात कहने का तरीका है। सटीक सवाल पूछना भी इसी का हिस्सा है। जैसे, मैं असल में क्या नतीजा चाहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ, मेरा अगला छोटा कदम क्या हो सकता है। ये सवाल सोच को स्पष्टता और दिशा देते हैं। वाह, भाषा का इतना गहरा असर। और जाहिर है भाषा हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है और भावनाएं हमारे प्रदर्शन को। ये हमें छठी टेक्निक पर लाता है, इमोशनल स्टेट मैनेजमेंट, यानी अपनी भावनात्मक स्थिति को संभालना। हाँ, ये एक बेहद जरूरी हुनर है। हमारी भावनाएं तय करती हैं कि हम कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं या हम पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें समझना और जरूरत के हिसाब से बदलना है ताकि वे हमारे लक्ष्यों में मददगार हों। तो अगर कोई नर्वस या हताश महसूस कर रहा है तो वो अपनी स्टेट कैसे बदल सकता है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है, कोई तरीका? हाँ, NLP के अनुसार हमारी भावनात्मक स्थिति 3 चीजों से जुड़ी होती है। एक, हमारी फिजियोलॉजी यानी हमारी शारीरिक मुद्रा, हाव भाव, सांस लेने का तरीका। दूसरा, हमारा फोकस, हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। और तीसरा, हमारी भाषा, हम खुद से क्या कह रहे हैं। इनमें से किसी एक को भी बदलकर आप अपनी भावना बदल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सीधा तन कर खड़े होने और गहरी सांस लेने से भी फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल, पड़ सकता है और पड़ता है। अपनी शारीरिक मुद्रा बदलें, सीधे खड़े हों, कंधे पीछे करें, अपनी सांस धीमी और गहरी करें। ये तुरंत आपके महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। दूसरा, अपना फोकस बदलें। जो गलत हो रहा है उस पर ध्यान देने के बजाय सोचें कि आप क्या चाहते हैं या क्या सही कर सकते हैं। और तीसरा, अपनी भाषा बदलें। खुद को कोसने के बजाय सशक्त सवाल पूछें या अपनी ताकतों को याद दिलाएं। एक क्विक टिप है, किसी भी जरूरी काम से पहले बस 30 सेकंड के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, मनचाहे नतीजे पर फोकस करें और खुद से पॉजिटिव बात करें। ये छोटा सा बदलाव बड़ा असर डाल सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, इसे तो कोई भी कर सकता है। और अब आते हैं 7वीं और आखिरी तकनीक पर, आउटकम बेस्ड थिंकिंग यानी नतीजा आधारित सोच। ये सिर्फ लक्ष्य तय करने से अलग कैसे है? क्योंकि लक्ष्य तो हम सब तय करते ही हैं। हाँ, लक्ष्य तय करना एक हिस्सा है, लेकिन ये उससे एक कदम आगे है। देखिए, बहुत से लोग व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सही दिशा में जा रहे हों या मनचाहे नतीजे हासिल कर रहे हों। आउटकम बेस्ड थिंकिंग का मतलब है हर काम शुरू करने से पहले ये सोचना कि मैं इससे असल में क्या नतीजा हासिल करना चाहता हूँ। ये सोच आपको सिर्फ काम करने के बजाय सही काम करने पर फोकस करवाती है। मतलब बिजी होने के बजाय इफेक्टिव होना। अच्छा, बिजी नहीं, इफेक्टिव। तो इसका फ्रेमवर्क क्या है? कैसे सोचें इस तरह से? इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने मन चाहे नतीजे को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। मैं ज्यादा कामयाब होना चाहता हूँ, ये बहुत अस्पष्ट है, वेग है। इसके बजाय अगले 6 महीनों में मैं अपनी सेल्स 20% बढ़ाना चाहता हूँ, ये ज्यादा स्पष्ट, मेजरेबल है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने नतीजा हासिल कर लिया है? तब आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या महसूस करेंगे, एकदम साफ तस्वीर। स्पष्टता पहली चीज है। और क्या? दूसरा है इकोलॉजिकल चेक। मतलब ये देखना कि क्या ये नतीजा आपके लिए और आपके आसपास के लोगों, परिवार, टीम, समाज के लिए सही है। क्या इसके कोई अनचाहे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? क्या ये आपके मूल्यों से, आपकी वैल्यूज से मेल खाता है? ये बहुत जरूरी है ताकि आप ऐसा लक्ष्य न चुने जो बाद में नुकसानदेह साबित हो। सही बात है। और इसके बाद आती है कार्य योजना, एक्शन प्लान। पहला कदम क्या होगा, आज क्या कर सकते हैं, क्या संसाधन चाहिए, कौन मदद कर सकता है, और आखिर में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर पहला तरीका काम ना करे तो क्या, प्लान बी क्या है, कैसे एडजस्ट करेंगे। ये वाकई एक मुकम्मल सोच का तरीका लगता है। सिर्फ गोल सेटिंग नहीं, बल्कि पूरा एक सिस्टम है। तो ये थी वो 7 तकनीकें, मेंटल मॉडलिंग, एंकरिंग, रीफ्रेमिंग, विजुअलाइजेशन, लैंग्वेज पैटर्न्स, स्टेट मैनेजमेंट और आउटकम बेस्ड थिंकिंग। लेकिन इन्हें जानना एक बात है और अमल में लाना दूसरी। इन्हें अपनी आदत कैसे बनाया जाए
रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोतों में कुछ सुझाव दिए गए हैं इसके लिए। जैसे एक डेली रूटीन बनाने का सुझाव है। रोज सुबह कुछ मिनट निकालकर अपने सक्सेस एंकर को एक्टिवेट करना, दिन के लिए अपने आदर्श नतीजों की कल्पना करना और पॉजिटिव सशक्त भाषा के साथ अपना इरादा तय करना। अच्छा, सुबह के लिए ये हो गया। और दिन भर में जब भी कोई सीमित करने वाला विचार मन में आए, उसे पहचानकर रीफ्रेम करने की कोशिश करना। अपनी बातचीत में सटीक नतीजा केंद्रित भाषा का उपयोग करना। अपने क्षेत्र में सफल लोगों को ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना यानी मॉडलिंग करना। और शाम को सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर दिन का जायजा लेना। क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। मतलब लगातार अभ्यास और रिफ्लेक्शन। हाँ, बिल्कुल। और धीरज रखना बहुत जरूरी है। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश ना करें। शायद 1 या 2 तकनीकें चुनें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगती है और पहले उन पर फोकस करें। देखिए, ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये लगातार सुधार और प्रामाणिक विकास के बारे में है। ये स्किल्स है और स्किल्स समय और अभ्यास के साथ ही बेहतर होती हैं। तो कुल मिला के आज हमने समझा कि कैसे NLP की ये तकनीकें हमारे सचेत इरादों को हमारे अवचेतन पैटर्न्स के साथ अलाइन करने में, मतलब एक सीध में लाने में मदद करती हैं। हाँ, ये एक तरह से अपने दिमाग को सफलता के लिए जानबूझकर ट्यून करने जैसा है, रिवायर करने जैसा। बिल्कुल, एकदम सही कहा। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये बहुत शक्तिशाली तकनीकें हैं, तो इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाना चाहिए, दूसरों का सम्मान करते हुए और अपने संपूर्ण व्यक्तिगत विकास के हिस्से के रूप में, जिसमें ईमानदारी से आत्मचिंतन और वास्तविक प्रयास शामिल हो, सिर्फ शॉर्टकट नहीं। बहुत सही बात कही। नैतिकता और जिम्मेदारी बहुत जरूरी हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपने दिमागी पैटर्न्स को बदलना उतना ही स्वाभाविक हो जाए जितना कोई नई भाषा सीखना, तो वो कौन सी पहली मानसिक भाषा होगी जिसे कोई सीखना चाहेगा?